युद्ध जैसे हालात हो या फिर दुश्मन रच रहा हो खतरनाक साजिश, उससे निपटने के लिए ऐसे हथियारों की जरूरत होती है जो न सिर्फ ताकतवर हों बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी लैस हों। तभी तो जंग में जीत की गारंटी बनती है। But let me tell you, the goalposts will keep changing. If I wanted something to fire at 100 kilometers, tomorrow it has to go to 300 kilometers. Because it is not only me, it is the adversary which is also enhancing its technology. As it is technology, his technology is enhancing, I need to completely make sure that my technological level is ready to beat its technologically impact. Here, Atmanirbharta becomes important. युद्ध हमेशा अनिश्चित होता है और ये कितना लंबा खिंचेगा कोई नहीं जानता। इसका उदाहरण है रूस यूक्रेन वॉर और ईरान इराक युद्ध, जहां दुश्मन की टेक्नोलॉजी को कम आंकने की भूल हुई। War is always unpredictable. We are not sure what kind of a psychological impact a particular issue would make. So I will put it, as far as we are concerned, we look at three aspects, that is force visualization, force protection, and the third one is force application. So we see that the force visualization which was done in the Russia-Ukraine war was maybe there was a miscalculation. What is important in this, that we need to understand that what is the technology which is there on the other side to sustain the war for a longer period. भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत को सैन्य महाशक्ति बनाने वाला खाका खिंचा जा चुका है। इसके लिए 15 साल वाला मेगा प्लान तैयार है, जिसमें सेना को आधुनिक बनाने की सबसे बड़ी कोशिश शुरू हो गई है। In all these wars we have seen that what is impacting the David and Goliath system, that means low cost high technology. If you have low cost high technology, to beat back a superior adversary also. युद्ध में हमेशा से तकनीक की अहमियत रही है। मौजूदा समय में तकनीक का तेजी से विकास हो रहा है और युद्ध के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। अब तकनीक के कारण युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, स्पेस युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते को देखते हुए भारत सरकार लगातार सैन्य स्थिति को मजबूत करने पर जोर दे रही है। मंत्रालय ने सेना की भावी जरूरतों और तकनीकी क्षमताओं को परखते हुए TPCI 2025 की एक बुकलेट जारी की है, जिसमें आने वाले 15 सालों में सेना कितनी जरूरत है और कितनी ताकत और सेना को चाहिए, उसके बारे में एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। इस डिफेंस प्लान को देश की सैन्य क्षमताओं को भविष्य की चुनौतियों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें भारत की तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण का रोड मैप, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर पर फोकस है। सरकार चाहती है कि सेना को ताकत के साथ तकनीक से भी लैस किया जाए, ताकि अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ना पड़े तो सेना आगे ही रहे। इसके लिए रक्षा मंत्रालय जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के कायाकल्प पर काम कर रहा है। मौजूदा वक्त की बात करें तो युद्ध के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब परंपरागत वॉर से अलग इस वक्त AI पर ज्यादा फोकस है। यानी दुनिया के तमाम देशों की सेनाएं फोकस इस बात पर कर रही हैं कि किस तरीके से अपनी फौज को हाईटेक बनाया जा सके, और इसी के मद्देनजर TPCR 2025 में रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका पूरा खाका खींचा गया है। यानी कि आने वाले समय में हमारी सेना कितनी अत्याधुनिक होगी, किस तरीके से ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरह से लैस होगी हमारी सेना, इसी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में हमारी सशस्त्र सेना अंतरिक्ष में युद्ध के लिए भी तैयार रहे, और इसके लिए AI कंट्रोल्ड वेपन,
डायरेक्ट एनर्जी लेजर वेपन, स्टेल्थ ड्रोन जुटाने तक पर जोर दिया जा रहा है। In the market, there are so many technologies which are easily available. We can just moderate, modulate, change it little bit, and thereafter can have a military effectiveness. So there also, if it's an imported technology, you cannot modify, you cannot change it. There are IPR issues, there are software issues. But if it is your own, it is easier to change as per the local requirement. So these two approaches what we look at. And in this, of course, satellite, drone, counter-UAS, quantum, AI. So whatever research is going on in various fields will always have a dual use. We have always seen that. सेना का कायाकल्प करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तीनों सेनाएं अब न सिर्फ हाईटेक होंगी, बल्कि ये भविष्य की चुनौतियों से भी निपटने के लिए सक्षम होंगी। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने अगले 15 साल का खाका तैयार किया है। साल 2013 और 2018 में टीपीसीआर के 2 संस्करण जारी हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो संस्करण जारी हुआ है उसमें तीनों सेनाओं की ज़रूरतों को और उसे देखा गया और परखा गया, उसका आकलन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि तीनों सेनाओं को किस तरह के अत्याधुनिक हथियारों की ज़रूरत है, किस तरीके से तकनीक के निर्माण में काम होना चाहिए और कैसे बदलते दौर के साथ साथ तकनीक भी बदल रही है और इसी के साथ साथ तालमेल बिठाना कितना ज़रूरी है, इसमें चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा हैं। रक्षा मंत्रालय आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज, नेक्स्ट जनरेशन के टैंक, अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा जुटाना चाहता है। रक्षा मंत्रालय ने आने वाले 15 सालों में 200 से ज्यादा तरह के अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हथियार और तकनीक जुटाने की तैयारी की है। थल सेना अगले 15 वर्षों में 1800 से ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन मैन बैटल टैंक, 400 हल्के टैंक, 6 लाख आर्टिलरी राउंड यानी कि तोप के गोले और अलग अलग अनमैन्ड एरियल सिस्टम को हासिल करने की योजना बना रही है। नेवी के लिए 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, नेक्स्ट जनरेशन के 10 डिस्ट्रॉयर, 10 से ज्यादा लैंडिंग प्लेटफॉर्म और मॉडर्न हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। वहीं वायुसेना के लिए 20 स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप, 350 मल्टीमिशन ड्रोन, स्टेल्थ यूसीएवी, हाई पावर लेजर सिस्टम और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तैयार किया जाएगा। मतलब साफ है कि सरकार सशस्त्र सेना को ताकत के साथ साथ तकनीक से भी लैस करने की योजना पर काम कर रही है। आजकल का जो नया रोड मैप जारी किया गया है, वो जो जिस क्षेत्रों से हमें देश सुरक्षा के लिए खतरा है, उनको ध्यान में रखते हुए थिएटर कमांड की स्थापना के बारे में प्लानिंग की जा रही है कि अलग अलग थिएटर्स के रूप में उनको डिवाइड किया जाए और उनको थिएटर कमांड स्थापित की जाए और उसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है तीनों सेनाओं की तरफ से वो वहां पर उपलब्ध कराए जाए। जैसे एयरफोर्स की जरूरत है, एयरफोर्स के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, सेना के होना चाहिए, सेना के अंदर टैंक की जरूरत है, टैंक्स भी होने चाहिए, आर्टिलरी गन्स भी होने चाहिए। इस प्रकार से उस थिएटर में जितना भी दुश्मन का खतरा एक्सपेक्ट होगा उसके हिसाब से सारे जो सिस्टम्स वहां पर प्लान किए जाएंगे। सेना को लद्दाख के लिए, सियाचिन के लिए, पश्चिमी सीमाओं और पूर्वी सीमाओं के लिए अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं और उसे हर मोर्चे पर तैयार करना है। इसके लिए जरूरी है कि उसके पास उसी तरह से बदलती जरूरतों के मुताबिक हथियार भी हों। मसलन सेना को पहाड़ के लिए एडवांस नेटवर्क और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम कम से कम 400 हल्के टैंक चाहिए, तो 1800 से ज्यादा अगली पीढ़ी के मेन बैटल टैंकों की भी जरूरत है। अगली पीढ़ी के जिन 1800 टैंकों की बात ऊपर की गई है वो आगे चलकर T-72 टैंकों की जगह लेंगे। इसके अलावा जोरावर टैंक की चर्चा भी हो रही है, जिससे सरहदी इलाके यानी कि लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर तैनात करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें AI टेक्नोलॉजी से लेकर अत्याधुनिक तकनीक से ये पूरी तरह से लैस होंगे, जिसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि ये दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भारत के पहले स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का प्राइमरी ट्रायल पूरा हो चुका है। जल्द ही सेना लद्दाख में इसका यूजर ट्रायल भी शुरू कर देगी। इस टैंक ने अपनी शुरुआती जांच में 105 mm तोप की फायरिंग, गतिशीलता और पानी में तैरने की क्षमता को दिखाया है। जोरावर लाइट टैंक को खास तौर पर लद्दाख और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बनाया गया है, जहां T-72 और T-90 जैसे भारी भरकम टैंक का पहुंचना मुश्किल होता है। महज 25 टन वजनी जोरावर टैंक में 750 हॉर्स पावर का इंजन लगा है, जिससे ये
60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यही नहीं, जोरावर टैंक पहाड़ी युद्ध के लिए 42 डिग्री तक ऊपर उठ सकता है, जिससे दुर्गम इलाकों में भी यह आसानी से पहुंच सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए महज 3 लोगों की जरूरत होती है। ये एक आर्म फाइटिंग व्हीकल है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इससे कवच पर बड़े से बड़े हथियार का असर नहीं होता। इसके अंदर बैठे सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। ऐसा है, ऊंचाई इलाकों में अब तक कोई ऐसा भारी हथियार पहुंचता नहीं था। ना भारी तोपखाने पहुंचते थे, ना वहां पर टैंक्स पहुंचते थे, क्योंकि वहां पर उनको चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब ये जो हल्के टैंक्स हैं, इन्हें हेलीकॉप्टरों के द्वारा इन ऊंचाई में पहुंचा करके इनसे एक प्रकार से दुश्मन को भारी हथियारों का से मार कर सकते हैं। टैंकों से के गोलों से दुश्मन के बंकर्स को बर्बाद किया जा सकता है, दुश्मन के और डिफेंसिव सिस्टम्स को बर्बाद किया जा सकता है, और जो काम थल सेना काफी मुश्किलों से कर सकती है, वो उन कामों को टैंक्स आराम से दुश्मन को परास्त करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये एक ऐसा हथियार है पहाड़ों के लिए, जिसको कि कभी कल्पना से परे था किसी के लिए भी। भारत की चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर हैं। यहाँ सेना के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ से ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैयार कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैयार करने में जुटी है, ताकि माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल की जा सके। जोरावर टैंक है, उसके जो हमने जो सिस्टम्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, वो चीन के टैंक में नहीं हैं। जैसे हमारा जोरावर टैंक ड्रोन्स को भी मार के गिरा सकता है। हमारे जोरावर टैंक में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हिसाब से एनवायरनमेंट को मैनेज किया जा सकता है, और इसका एडी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो उस क्षेत्र में दुश्मन कोई भी हवाई हमला करेगा या अपने ड्रोन मिसाइलों से हमला करेगा, उसको भी परास्त कर सकता है। इन हल्के टैंकों में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर होता है, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक को भी शामिल किया जा रहा है, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रे तक आसानी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। इसमें 105 mm बैरल लगी है, जो एंटी टैंक मिसाइल भी दाग सकती है। इसमें ऑटोमेटिक लोडर लगा है, यानी कि गोले अपने आप लोड होंगे। साथ ही रिमोट वेपन स्टेशन है, जिसके ऊपर 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स फिट किए गए हैं। इसका जो मॉड्यूलर आर्मर है वो बेटर है, और इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया, काउंटर ड्रोन सिस्टम भी फिट है इसके अंदर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटीज हैं, और इसके अंदर इस तरह की और भी कैपेबिलिटीज हैं जिनसे दुश्मन को आराम से परास्त किया जा सकता है। वैसे तो भारत के युद्धक टैंकों का इस्तेमाल ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में ही होता है, लेकिन चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में गतिरोध के बीच जब से चीन ने सीमा पर अपने टैंकों का बेड़ा तैनात किया है, तब से भारत ने भी अपने विध्वंसक टैंकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कर दिया है, जिसके बाद से दुश्मन की बोलती बंद है। सितंबर 2024 में रेगिस्तान में जोरावर का टेस्ट हुआ। उसके बाद दिसंबर 2024 की ही बात अगर हम करें तो लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में इसकी फायरिंग टेस्टिंग की गई। अब 2025 में इसकी टेस्टिंग दोबारा से की गई, जिसमें मिसाइल को लगाकर टेस्ट किया गया। अभी और 12 से 18 टेस्ट बाकी हैं, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही कि जोरावर को 2027 तक भारतीय सेना में कमीशन कर दिया जाएगा।
सशस्त्र सेना की जरूरत के हिसाब से ही रक्षा कंपनियां काम कर रही हैं और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अभी से ही फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से स्पेस वॉर और अनमैन्ड सिस्टम से लेकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन की बात की गई है, उससे साफ है कि सरकार ये मानकर चल रही है कि आने वाले समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया है, दिखा दिया है कि हमारी सेना किस तरह से तैयार है दुश्मन के सारे खतरों को नाकाम करने के लिए, सारे हमलों को नाकाम करने के लिए। पाकिस्तान ने चीन से आधुनिकतम ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम लिए थे हमारे ऊपर हमला करने के लिए, और टर्की से भी उसको बहुत से सिस्टम मिले थे, मगर हमारे सिस्टम्स ने, जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज थी, हमारी काउंटर जो ड्रोन्स और मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी थी, तो वो हमारी जो काफी आधुनिक हैं, और हम इस मामले में कह सकते हैं कि हम चीन से भी आगे हैं और पाकिस्तान से तो बहुत आगे हैं। और फ्यूचर वारफेयर जो होने वाला है, वो आपने देख लिया, यूक्रेन, रूस और इजराइल, ईरान के अंदर जो युद्ध हुए हैं, उनमें पूरा युद्ध जो है मिसाइलों से, ड्रोनों से और रॉकेटों से हुआ है। तो फ्यूचर में हमारे युद्ध भी, जो हमने ऑलरेडी सिंदूर में प्रदर्शित किया है, ये इस तरह के युद्ध होंगे। आमने सामने का युद्ध जो है पर इंपॉर्टेंस कम होगी। लेजर वेपन मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार माना जाता है। ये एक ऐसा वेपन है जो झुंड में आ रहे हवाई खतरे को खाक में मिला सकता है। दुश्मन के सेंसर को ब्लाइंड करने का दमखम रखता है। बिना इजाजत सरहद लांघने की कोशिश करने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी पलक झपकते ही धराशाही करने की ताकत है इसके पास। ये अदृश्य प्रहरी है। स्वदेशी लेजर वेपन न तो इसकी आहट का पता चल सकता है और न ही उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत ने हाल ही में 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2A सिस्टम का परीक्षण किया। इस हथियार के जरिए दुश्मन के फिक्स विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और जासूसी सेंसर के कुछ ही सेकंड में धराशाही किया गया। अमेरिका, रूस, चीन, यूके और इजराइल जैसे देशों के पास लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पहले से ही मौजूद हैं। अब भारत भी इन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिसके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की ताकत है। अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बने नेशनल ओपन एयर रेंज में लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का परीक्षण किया गया, जिसमें स्वदेशी सिस्टम ने एक छोटे विमान और 7 ड्रोन के झुंड को मार गिराया, जो ये बताने के लिए काफी है कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसे भारत तैयार नहीं कर सकता। This is a journey which has started today, which is a demonstration. What we gave you today is just the start of the journey. And with the synergy that this lab has achieved with other DRDO laboratories, industry and academia, I'm sure we'll reach our destination soon. This is one of the technologies, but we are also working on other high energy systems like high energy microwaves, electromagnetic pulse. So we are working on several technologies which will give us the Star Wars capability. What you saw today was one of the components of the Star Wars technology. भारत रक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देश में ही ऐसे ताकतवर हथियार और उपकरण तैयार किए जा रहे हैं जो अब तक चुनिंदा देशों के पावर को दिखाते थे। इसी कड़ी में हिस्सा है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। स्वदेशी 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम 5 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। इसकी मदद से फिक्स्ड विंग ड्रोन,
दुश्मन के सर्विलांस सेंसर और एंटीना को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। बहुत ही कारगर वेपन सिस्टम है जो आज की डेट में तमाम तरीके के जो लो कॉस्ट ऑप्शन की लड़ाई चल रही है, जिसमें ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, कोई सा भी एरियल टारगेट है, उसकी तरफ अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाता है। तो हमें एक तरीके की ये सुरक्षा कवच प्रोवाइड करता है, एयर डिफेंस में एक बहुत अहम रोल निभाता है। और जब हम बैटलफील्ड में तमाम तरीके के एयर डिफेंस के अम्ब्रेला, तमाम तरीके के लो रेंज, मीडियम रेंज एंड हाई रेंज के कवरेज की बात करते हैं तो उसमें इसका बखूबी से इस्तेमाल होता है। आज की डेट में जो हम रेंज इससे अचीव कर रहे हैं वो 5 किलोमीटर है, तो ओवरऑल हमारे डिफेंस पोटेंशियल को एनहांस करता है। और जिस तरीके के खतरे आज की डेट में देखे जा रहे हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उनके प्रति ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। लेजर वेपन की एक और खूबी है जो इसे खतरनाक बनाती है। दरअसल लेजर को नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है, जिससे ये पता नहीं चल पाता है कि हमला किस ओर से हो रहा है। With a laser weapon, we can do a multiple target neutralization. So this is one of the new and emerging weapon system where we have entered into this era of beam weapon. Earlier, whatever weapon you see, you want to kill, you require a missile to fire, you require a kinetic energy to fire. But in these cases, you require a beam weapon. This is a massless weapon, and a concentrate of the laser light, it go and falls into the target and neutralize it. So this is a big achievement for our country. डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में कोई ठोस प्रोजेक्टाइल यानी कि गोला बारूद मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें टारगेट को भेदने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर पार्टिकल तकनीक से कंस्ट्रक्टेड एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिससे लेजर वेपन एयर डिफेंस के लिए सस्ता और कारगर हथियार साबित होगा। जितने भी तरीके की युद्ध की विधाएं हैं उस पर लगातार काम चल रहा है। और जो हाई कॉस्ट ऑप्शन थे, जिसमें बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर, उसको डिस्कार्ड करके आज की डेट में लोग, जो तमाम देश हैं, वो लो कॉस्ट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें इस तरीके के जो लेजर वेपन है उसमें बहुत ही चर्चित है और तमाम तरीके के इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन हो रहे हैं। देखिए, ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन इनिशियली तो नहीं होता है, लेकिन जब आपने पूरी तरीके से इस वेपन सिस्टम को डेवलप कर लिया होता है तब होता है। इनिशियल कॉस्टिंग इसकी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, एक चीजें प्रोसेस में आ रही होती हैं, तमाम तरीके के काउंटर मेजर उसमें ऐड किए जाते हैं, किस तरीके का डिप्लॉयमेंट करना है, कौन सी टारगेटिंग करना है, इन सारी चीजों की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। जब आप सारे तरीके से इसको जांच परख लेते हैं तो आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। लेजर वेपन को भविष्य का सबसे पावरफुल हथियार क्यों कहा जा रहा है, इसे जानने के लिए इसकी ताकत और ये कैसे काम करता है इसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में लगा रडार अपने टारगेट का पता लगाता है। इसके बाद लाइट की स्पीड से उस पर हमला करता है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसीलिए लेजर का हमला सेकंड में ही कम समय में दुश्मन के हथियार तक पहुंच सकता है, जिससे टारगेट में आग लग जाती है और वो तबाह हो जाता है। अगर ये हमला किसी मिसाइल पर किया जाए तो बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि मिसाइल में ईंधन और बारूद की मात्रा ज्यादा होती है। कुल मिलाकर लेजर अटैक से या तो दुश्मन का हमला रुक जाएगा या फिर ये बीच में ही बर्बाद हो जाएगा। DW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हवाई जहाज, रेल या फिर सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाया जा सकता है। लचीला होने की वजह से ये सैन्य जरूरतों के हिसाब से एकदम पुख्ता है, यानी कि युद्ध की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। भारत हाई एनर्जी, माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिसमें एक नाम है दुर्गा 2। दुर्गा यानी कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मन की तबाही का दूसरा नाम बता रहे हैं। ये 100 किलोवाट की एनर्जी को जनरेट करता है। तो ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, ये कई प्लेटफॉर्म पे इसको आप यूज कर सकते हैं।
एयरफोर्स यूज कर सकता है एरियल प्लेटफॉर्म पे, ग्राउंड बेस्ड स्टेशन यूज कर सकते हैं, नेवी यूज कर सकता है। और जो इसकी बीम की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, यानी कि आपने इसको लॉन्च किया और टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ, आपने इसको सही तरीके से डायरेक्ट किया और ये टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, बड़ा पिन पॉइंट होता है, मल्टी फैसेट है और तमाम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको यूज किया जा सकता है और तमाम तरीके की सिक्योरिटी फोर्स चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसका बखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है, जिसे आम भाषा में लेजर वेपन भी कहा जाता है। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेटेड डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। भारत की तैयारी दुर्गा प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है। भारत 300 किलोवाट के लेजर वेपन पर भी काम कर रहा है। 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था। बताया जा रहा है कि 300 किलोवाट लेजर सिस्टम को सूर्य नाम दिया गया है, जो सुपरसोनिक मिसाइल और हाई स्पीड विमानों को तबाह करने में सक्षम है। DW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो सारी एनर्जी एकत्रित कर किसी भी टारगेट पर पूरी ताकत के साथ हमला बोलते हैं, जिससे वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, वहाँ का मैकेनिज्म पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है और एक तरह से रण क्षेत्र में ये दुश्मन पर हावी होने का एक तरीका भी है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है। बेसिकली आपको एक हाई इंटेंसिटी का बीम को जनरेट करना होता है, उसके लिए लिहाजा आपको ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां आप इस तरीके के लॉजिस्टिक जो कि इस तरीके के बीम को जनरेट कर सकें, उसके लिए जनरेटर, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सोर्स है, वो आप मुहैया करा सके। और आज की डेट में जो हमारे इलाके हैं या विश्व के किसी भी कोने में जाए, जब आप बैटलफील्ड की संरचना करते हैं तो उन सारे लॉजिस्टिक्स आप एरिया को डेवलप करते हैं और वहां से अपने इस तरीके का वेपन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आपको एक हाई एनर्जी को जनरेट करना है और जिससे कि वो पिन पॉइंट तरीके से टारगेट पे लॉन्च किया जा सके। और उसकी जो कारगर रेंज है ये डिपेंड करता है वो उसकी इंटेंसिटी आप किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं। 2021 की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे यानी कि दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी। भारतीय सेना ने पिछले कुछ समय में हमारी सेना को इस तरीके से तैयार किया है ताकि भविष्य में होने वाले युद्धों के लिए हमारे सैनिक पूरी तरह से तैयार रहे और इसके लिए जिस भी साजो सामान, जिस भी तकनीक की ज़रूरत है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको पूरी तरह से हमारी सेना में लैस किया जा रहा है। और इसीलिए DRDO ने इमर्ज तकनीक पर काम तुरंत शुरू किया। भारत में तैयार हो रहे रेलगन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की लैब ARDE ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक ऐसी तोप की तरह है जिसके प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 4600 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलगन सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला आवाज की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से बाहर की ओर निकलता है, जो 200 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है।
रेल गन से आप एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं जिसको कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जनरेट करते हैं। उसमें होता है क्या, इसमें दो रेल होती हैं और एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के लिए आपको एक्सप्लोसिव चाहिए, तमाम तरीके के ऐसा चाहिए, लिक्विड प्रोपेलेंट चाहिए जो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर सके। अब ये जो प्रोपेलेंट है इसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा। इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि एक करंट पास होगा, आर्मेचर से काम होगा, और जब ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसके तहत प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किसी प्रोजेक्टाइल को जब आप लॉन्च करते हैं वो रेल गन की कैटेगरी में आता है। रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। एक रेलगन में प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 mm² बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे 30 mm वेरिएंट पर काम किया जाएगा। पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है। इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। DRDO के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा। रेलगन के जरिए दुश्मन के हवाई जहाजों और फाइटर जेट्स को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। समंदर में भी ये उतनी ही कारगर है, वहां भी किसी भी जहाज को खत्म किया जा सकता है, उसे बचाया भी जा सकता है। और सबसे बड़ी और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें कम से कम बारूद का इस्तेमाल होता है जो इसे और भी ज़्यादा ख़ास बना देता है। Weapons away, 25 seconds deadline. AI की ताकत को देखते हुए मौजूदा वक्त में दुनिया के कई देश अपनी सेना के लिए AI वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं। फाइटर जेट में AI, टैंक में AI और तो और राइफल में भी AI की ताकत को जोड़ा जा रहा है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं। हर चीज़ में आजकल AI का इस्तेमाल हो रहा है और इसी बात को समझते हुए तमाम देश अपनी सेनाओं को AI से लैस कर रहे हैं। भारत भी इस बात को समझ रहा है और इसीलिए आने वाले युद्धों को देखते हुए हमारी फौज को पूरी तरह से AI से लैस करने की कोशिश हो रही है। किसी भी हथियार या उपकरण को AI से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ड्रोन को ही देख लीजिए। ड्रोन का इस्तेमाल टोह लेने, निगरानी करने और टारगेटेड हमलों के लिए तेज़ी से किया जा रहा है। AI की मदद से डेटा स्रोतों से तेज़ी से और सटीक जानकारी का विश्लेषण होता है जिससे रियल टाइम में फैसला लेना आसान होता है। उदाहरण के लिए इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ये दुश्मन की मिसाइल को रोकने और उसे तबाह करने के लिए AI इस्तेमाल करता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए दो दुश्मन हैं, उनके पास टैंक से लेकर मिसाइल और फाइटर प्लेन से लेकर ड्रोन शक्ति करीब करीब बराबर है। तो यहाँ अगर दोनों दुश्मनों के बीच युद्ध शुरू होता है तो फिर किसका पलड़ा भारी होगा, ये कैसे, ये समझने की जरूरत है। सैटेलाइट, रडार और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से दुश्मन पर नजर रखी जाती है। यहाँ कमांड सेंटर में बैठे लोग हासिल हो रहे डेटा को एनालाइज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिग्नल मिला है वो क्या है। मसलन अगर दुश्मन के इलाके में कोई साइट से कोई तस्वीर आती है तो उसे एनालाइज किया जाता है कि वहाँ है क्या वो हथियार है, इमारत है या फिर कोई ऐसा सेंटर जहाँ खुफिया तरीके से सैन्य हथियारों का निर्माण हो रहा है। अब मैनुअल तरीके से इसे एनालाइज कर पाने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन अगर यही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कोई देश कर रहा है तो फिर उसे ये पता लगाने में कम वक्त लगेगा कि दुश्मन के इलाके में दिख रही तस्वीर टैंक है या फिर कुछ और। मिसाइल जैसी तस्वीर दिखने वाला ढांचा सही है या फिर ये दुश्मन की रणनीति है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नाजी सेना को चकमा देने के लिए रबर से बने टैंकों का इस्तेमाल किया था। अभी मैनुअल और ह्यूमन को
तस्वीरों के जरिए एनालाइज करने में धोखा खाने का डर रहता है, लेकिन अगर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाए तो काम आसान हो सकता है। इसीलिए इस तकनीक पर ज़्यादा काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ये पता चल सके कि दुश्मन का मूवमेंट कैसा है, कहाँ है, जिससे सेना को तुरंत फैसला लेने में भी मदद मिलेगी। दरअसल एआई की मदद से डेटा का तेजी से विश्लेषण किया जा सकता है, खतरे को लेकर पहले से अलर्ट मिल जाता है। आजकल के फाइटर जेट में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, जिससे हवाई मिशन में प्रदर्शन, सटीकता और सुरक्षा बेहतर हुई है। एआई वास्तविक समय में उड़ान मापदंडों, रडार डेटा, दुश्मन और सहयोगी प्रसारण और मौसम की स्थिति का विश्लेषण करता है। इस जानकारी को फिर फिल्टर किया जाता है। पायलट को सामरिक स्थिति के बारे में ये स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए काफी मददगार होता है। एआई की बढ़ते इस्तेमाल से एक कयास लगाया जा रहा है कि भविष्य के युद्धों में किस तरीके से एआई का इस्तेमाल हो सकता है। भारत भी इसको बाखूबी समझ रहा है, इसीलिए अपनी तैयारी वैसे कर रहा है। अब अगर एआई की बात करें तो तमाम देश एआई तकनीक पर लैस अपने हथियारों को विकसित कर रहे हैं, यानी कि ऐसे हथियार जो रण क्षेत्र में सैनिकों की जगह लेंगे, ऐसे अत्याधुनिक हथियार जिनका वार अचूक होगा। एक बार निशाना तय हो गया तो उसके बाद दुश्मन का काम तमाम समझिए। आने वाले वक्त में युद्ध के मैदान में सैनिक कम दिखाई देंगे और उनकी जगह रोबोटिक मशीनें अपना रणकौशल दिखाती नजर आएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में युद्ध के मैदान में सैनिकों की जगह रोबोट आमने सामने होंगे? क्या मशीनें ऑटोनोमस होंगी जो खुद फैसला लेंगी? क्या सुपर पावर की शक्ति रोबोट आर्मी से तय होगी? मशीनें फैसला ले तो सकती हैं, मगर उसमें एक लिमिट है। हम ये तो मानते हैं कि जो मशीनें हैं वो रेपिटेटिव काम में फैसला ले सकती हैं कि मुझे एक 50 केजी का वजन यहाँ से एक हाइट तक चढ़ाना है, मैं उसे 10 बार चढ़ाऊँगा, सामान ले जा सकते हैं। लेकिन जो एल्गोरिथम है जो मशीन में सेट कर दिया गया है, उस एल्गोरिथम को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि एक्शंस ले सकती हैं, सैनिकों के बराबर ले सकती हैं, लेकिन जो बदलाव आता है, जो बदलाव एक आदमी ले सकता है सिचुएशन को देख के, वो पूरी तरह से मशीन नहीं कर पाएंगी। मशीनें असिस्ट तो करेंगी लड़ाई में, लेकिन मशीनें पूरी लड़ाई को कंट्रोल कर लें, ऐसा अनलाइकली। आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश की जा रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे और जरूरत पड़ने पर जंग के मैदान में गोलियां बरसा सकेंगे। तकनीक के बेहतरीन इस्तेमाल से हमारी सेना रण क्षेत्र में और भी आगे हो रही है। दुश्मन की चाल क्या होगी पहले ही उसको समझा जा रहा है और उसे उस हिसाब से मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, जिसमें तकनीक का सबसे बड़ा रोल है। और आने वाले समय में कोशिश यही है कि भारत को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाए, हमारी सेना बिल्कुल अप टू डेट हो। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालातों में परखा जा चुका है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये 10 घंटे तक काम करता है। इसमें एक रिमोट कंट्रोल लगा है जिससे इनको मॉनिटर किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है, जिसकी मदद से ये हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, उबड़-खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये, और कम या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो म्यूल्स को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ट्रांजिशन फेस है आर्मी के लिए। इससे पहले के युद्धों में हम किसी भी तरह के कोई आर्टिफिशियल रोबोट्स का या म्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करते रहे हैं। तो जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे इसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वैसे अगर 100 के म्यूल्स हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है, लेकिन एक सेक्शन यानी कि 11 आदमियों का एक सेक्शन सफिशिएंट होगा। रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे दुश्मनों को ढूंढा जा सकता है। खास बात यह है कि रोबोटिक डॉग ऊंचाई वाले इलाके में 15 किलो वजन का सामान लेकर भी आसानी से चल सकते हैं। देखिए, रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण हैं जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं। इंफ्रारेड लगाई जाती है, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं, और इनके अंदर ऑप्टिक्स भी लगाई जाती है ताकि ये एक अंदाजन पिक्चर को अपने अंदर कैच कर सकें और कन्वे कर सकें। सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है। सरहद की सुरक्षा में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है। साल 2023 में भारतीय सेना ने सरहद के साथ सटे हुए इलाकों में वहां की निगरानी के लिए 100 रोबोटिक डॉग शामिल किए थे, और अब ये सभी डॉग्स भारतीय सरहद पर भारत की रक्षा कर रहे हैं। सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों का पहुंचना काफी मुश्किल होता है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता से तैयार किया जा रहा है। एआई का इस्तेमाल अब युद्ध में कई तरह से किया जा सकेगा, जैसे कि ड्रोन, साइबर युद्ध, लॉजिस्टिक और युद्ध सिमुलेशन। ये हथियार बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने टारगेट को पहचान कर उन पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एआई को हैक भी किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर है, निश्चित रूप से हैक किया जाता है, तो साइबर वल्नरेबिलिटी जो है वो इस पर एआई पर रहेगी। और अगर किसी ने आपके सिस्टम में हैक कर लिया और उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, तो जो बॉम्ब जहां आप गिराना चाहते थे वहां न गिरा के कहीं ऐसे क्षेत्र में गिरा सकता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। निश्चित रूप से साइबर वल्नरेबल है एआई, और इसको हैक किया जाता है। अब हैक करके आदमी
नियंत्रण ले सकता है, जो डेटा है सिस्टम में उसको पॉइजन कर सकता है, मतलब उसको दूषित कर सकता है, उसको जो डेटा है उसको करप्ट कर दिया तो आपके जो डिसीजन मेकिंग है, जो आप सोच रहे थे कि या जो जो हेल्प करेगा ऑपरेशन में, वो सारा गड़बड़ा जाएगा। आपका मॉडल इंटरवेंशन, यानी कि जिस प्रकार से चाहें वो एआई के जो हैकर्स हैं वो उनकी पोटेंशियल जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको भी निकाल सकते हैं। एआई बहुत कुशल होता है, लेकिन उसमें मानवीय समझ और भावनाओं की कमी होती है। युद्ध जैसी संवेदनशील मामलों में मानवीय सोच और फैसले बहुत महत्व रखते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सेना में एआई के इस्तेमाल में क्या-क्या चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ऑटोमेटिक हथियारों के इस्तेमाल में जवाबदेही का अभाव होगा। अगर हम एआई को पूरी तरह से नियंत्रण सौंपते हैं तो ये जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि एआई के निर्णयों में भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण की कमी होती है। इसकी तकनीकी सीमाएं हैं, जैसे स्वायत्त फैसले लेने की निरपेक्ष क्षमता का अभाव। एआई के एल्गोरिदम में पारदर्शिता की भी कमी है। आर्मी की साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। डेटा प्राइवेसी यानी कि सीक्रेट जानकारी लीक हो सकती है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि जहाँ पर कि ह्यूमन फैक्टर को आप ध्यान में रखते हुए उसको आप, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप सिविलियन टारगेट्स पर जहाँ बच्चे दिख रहे हैं, हॉस्पिटल में रोगी मरीज दिख रहे हैं, वहाँ पर अटैक कभी नहीं करना चाहेंगे। तो जबकि सिस्टम ये नहीं देखता, एआई नहीं देखता, उसके सामने वो मरीज है या आदमी है कौन है, उसके सामने टारगेट है। निश्चित रूप से अगर आप कुछ हिस्सों को, कुछ एस्पेक्ट को, कुछ मिशन को सौंप सकते हैं तो निश्चित रूप से आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, आपके जो एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो लेकिन क्या पूरा का पूरा ऑपरेशन छोड़ना वो जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे जैसे बहुधा देखा गया है, चर्चा होती है कि क्या जो अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, क्या फाइटर को रिप्लेस कर पाएंगे। ये ऐसे सवाल जो है बहुत चर्चा का विषय है। पूरे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है कि क्या हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम वो अच्छाइयाँ लें एआई सिस्टम्स की जो कि हमारे ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक कंडक्ट करने में मदद करती हैं। आज दुनिया के कई देश सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं, चाहे ड्राइवरलेस टैंक हो, अनमैन बोट हो या फिर रोबोट सोल्जर। दुनिया के खतरों से निपटने और युद्ध के मैदान में सीधे सीधे इंसानों की मौजूदगी को कम करने के लिए ऑटोनोमस वेपन तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जो भविष्य में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह से बदल देंगे, क्योंकि वो न तो थकेंगे और न ही रुकेंगे और न ही उनके कदम थमेंगे। और तो और ऐसी मशीनें खतरनाक हालात में भी लड़ने की ताकत रखेंगी। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।